18वीं सदी के आखिर में फ्रांस एक ऐसे राज्य की तरह था जो बर्बादी की कगार पर खड़ा था। देश की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी और समाज में असमानता चरम पर थी। कभी बहुत ताकतवर रहे फ्रांसीसी राजा लुई 16वें के नेतृत्व में खुद को कई सारे संकटों से जूझता हुआ पाया, जिससे पूरे समाज के बिखरने का खतरा पैदा हो गया था। राजा की नीतियां और निर्णय अक्सर विवादास्पद और अप्रभावी साबित हो रहे थे। फ्रांस की परेशानियों की जड़ थी एक पुरानी और सख्त सामाजिक व्यवस्था, जिसे सामंती व्यवस्था कहा जाता था। यह व्यवस्था सदियों से चली आ रही थी और समाज के हर पहलू को प्रभावित कर रही थी। मिडिल एजेस का ये अवशेष फ्रांसीसी समाज को 3 अलग अलग वर्गों में बांटता था। हर एक के अपने खास अधिकार और कर्तव्य थे। ये 3 वर्ग थे: पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और तीसरा वर्ग जिसमें आम लोग शामिल थे। पहला वर्ग, पादरी वर्ग, बहुत अमीर था और उसे ज्यादातर करों से छूट मिली हुई थी। चर्च के पास बहुत सारी संपत्ति थी और वे समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। दूसरा वर्ग, जिसमें कुलीन लोग थे, वो लोग राजनीति में बहुत ताकतवर थे और आराम और वैभव से भरी जिंदगी जीते थे। उनके पास बड़ी बड़ी जमीनें थीं और वे समाज के उच्चतम स्तर पर थे। वहीं तीसरा वर्ग, जिसमें अमीर व्यापारियों से लेकर गरीब किसान तक बाकी सब लोग थे, उन्हें सबसे ज्यादा टैक्स देना पड़ता था और समाज में आगे बढ़ने के बहुत कम मौके मिलते थे। ये लोग समाज के सबसे निचले पायदान पर थे और उनकी स्थिति बेहद दयनीय थी। इस भयानक असमानता ने तीसरे वर्ग के लोगों के मन में गुस्सा और नाराजगी भर दी, जो अब उस व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे थे जो उन्हें हमेशा के लिए दबा कर रखना चाहती थी। वे अब अपने अधिकारों और बेहतर जीवन की मांग करने लगे थे। इस आग में घी डालने का काम किया 1779 से पहले के सालों में फ्रांस में आई भयंकर भूखमरी ने। इस भूखमरी ने लोगों की परेशानियों को और बढ़ा दिया और उनके गुस्से को और भड़का दिया। लगातार कई सालों तक फसल खराब होने, खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने और आर्थिक मंदी ने ज्यादातर लोगों को गरीबी और लाचारी में धकेल दिया था। आर्थिक संकट ने समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया, लेकिन सबसे ज्यादा असर गरीबों पर पड़ा। ब्रेड, जो फ्रांसीसी किसानों का मुख्य भोजन था, वो भी इतना महंगा हो गया था कि वे मुश्किल से ही खरीद पाते थे। ब्रेड की कीमतें आसमान छू रही थीं और लोग भूख से तड़प रहे थे। पेरिस की सड़कों और ग्रामीण इलाकों में भूख का तांडव था, जिसने तनाव को और भड़का दिया और विद्रोह के लिए एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया जहां बस एक चिंगारी की देर थी। लोग अब अपने हालात से तंग आ चुके थे और बदलाव की मांग कर रहे थे। गरीबी से त्रस्त और व्यवस्था से निराश हो चुके फ्रांसीसी लोग बदलाव चाहते थे। वे अब और अन्याय सहन नहीं कर सकते थे और एक नई व्यवस्था की मांग कर रहे थे। सामाजिक अशांति और आर्थिक तंगी की इस पृष्ठभूमि में क्रांति के बीज बोए गए। लोग अब अपने अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार थे और एक नई शुरुआत की उम्मीद कर रहे थे। जैसे जैसे संकट गहराता गया, वैसे वैसे असंतोष की फुसफुसाहट गुस्से की दहाड़ में बदल गई। लोग अब खुलकर अपने गुस्से का इजहार करने लगे और विरोध प्रदर्शन करने लगे। फ्रांसीसी लोग, जो एनलाइटनमेंट के आदर्शों से प्रेरित थे और अपनी परिस्थितियों से मजबूर हो चुके थे, अब और ज्यादा चुप नहीं रहना चाहते थे। वे अब अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ने को तैयार थे। एक ऐसी क्रांति का समय आ गया था जो फ्रांस को हिलाकर रख देगी और इतिहास की धारा हमेशा के लिए बदल देगी। ये क्रांति न केवल फ्रांस बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित करेगी। फ्रांसीसी क्रांति आमूल सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल का एक ऐसा दौर बस शुरू होने ही वाला था। ये क्रांति समाज के हर पहलू को बदल देगी और एक नई व्यवस्था की नींव रखेगी। जैसे जैसे फ्रांस अपनी आंतरिक समस्याओं से जूझ रहा था, वैसे वैसे पूरे यूरोप में विचारों की एक नई लहर दौड़ रही थी। एनलाइटनमेंट, ज्ञानोदय। ये एक ऐसा समय था जब बौद्धिक और दार्शनिक आंदोलन ने समाज के हर कोने को प्रभावित किया। तर्क, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों पर जोर देने वाले इस बौद्धिक और दार्शनिक आंदोलन ने पूर्ण राजशाही और ईश्वरीय अधिकार की नींव ही हिला दी। इसने लोगों को सोचने पर मजबूर किया कि क्या वे वास्तव में स्वतंत्र हैं। एनलाइटनमेंट विचारकों के लेखन ने फ्रांसीसी लोगों, खासकर हाशिए पर धकेले गए तीसरे वर्ग की पीड़ा को गहराई से उभारा। उनके लेखन ने उन लोगों की आवाज को बल दिया जो लंबे समय से दबे हुए थे। उनके विचारों ने क्रांति को एक मजबूत वैचारिक ढांचा प्रदान किया। ये ढांचा न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक बदलावों का भी आधार बना। एक प्रसिद्ध एनलाइटनमेंट दार्शनिक जीन जैक्स रूसो ने लोगों की संप्रभुता और इस विचार का समर्थन किया कि सरकार को अपनी वैधता शासित लोगों की सहमति से मिलती है। उनके विचारों ने लोगों को यह सोचने पर मजबूर किया
कि वे अपने भाग्य के मालिक हैं। 1762 में लिखी गई उनकी महत्वपूर्ण कृति द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में इस विश्वास का समर्थन किया गया था कि व्यक्ति स्वेच्छा से अपने कुछ अधिकारों को अपने शेष अधिकारों की सुरक्षा और सामान्य भलाई के लिए त्याग देते हैं। यह विचार समाज के हर वर्ग में गूंज उठा। रूसो के विचारों ने उन लोगों के दिलों में जगह बनाई जो राजशाही के पूर्ण शासन से तंग आ चुके थे। उनके विचारों ने लोगों को एक नई दिशा दी। वे एक ऐसी सरकार चाहते थे जो सिर्फ राजा की मर्जी से नहीं बल्कि लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करे। यह एक नई सोच थी जो समाज में गहराई से जड़ें जमा रही थी। एनलाइटनमेंट के एक और प्रभावशाली व्यक्ति मोंटेस्क्यू ने सरकार के भीतर शक्तियों के बंटवारे की वकालत की। उनके विचारों ने सरकार की संरचना को पुनः परिभाषित किया। 1748 में लिखी गई अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉज में मोंटेस्क्यू ने अत्याचार को रोकने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए सरकारी शक्ति को विभिन्न शाखाओं में विभाजित करते हुए नियंत्रण और संतुलन की एक प्रणाली का तर्क दिया। यह विचार फ्रांस में तेजी से लोकप्रिय हो गया। उनके विचारों को फ्रांस में उपजाऊ जमीन मिली, जहां राजशाही की अनियंत्रित शक्ति लंबे समय से आक्रोश का स्रोत रही थी। लोगों ने महसूस किया कि बदलाव की जरूरत है। एक अंग्रेजी दार्शनिक जॉन लोके ने प्राकृतिक अधिकारों की अपनी अवधारणा के साथ क्रांति की लपटों को और भड़का दिया। उनके विचारों ने लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया। 1689 में लिखी गई अपनी टू ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट में लोके ने जोर देकर कहा कि सभी व्यक्तियों के पास जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार हैं। ये विचार लोगों के दिलों में गहराई से बैठ गया। उन्होंने तर्क दिया कि ये अधिकार सरकार से पहले से मौजूद हैं और सरकारों का कर्तव्य है कि वे इनकी रक्षा करें, न कि उनका उल्लंघन करें। ये विचार फ्रांसीसी समाज में तेजी से फैल गया। लोके के विचार फ्रांसीसी लोगों के साथ गूंजते रहे, जिन्हें बुनियादी स्वतंत्रता से वंचित रखा गया था और राजशाही के मनमाने शासन के अधीन किया गया था। उनके विचारों ने लोगों को एक नई दिशा दी। रूसो, मोंटेस्क्यू और लोके के लेखन ने क्रांति के लिए एक शक्तिशाली बौद्धिक औचित्य प्रदान किया। उनके विचारों ने लोगों को एकजुट किया और उन्हें एक नई दिशा दी। सैलून, पर्चे और गुप्त बैठकों के माध्यम से प्रसारित उनके विचारों ने पूरे फ्रांस में जंगल की आग की तरह फैल गए, जिससे दबे कुचले लोगों की कल्पनाओं को हवा मिली और विद्रोह के बीज बोए गए। यह एक ऐसा समय था जब हर कोई बदलाव की बात कर रहा था। फ्रांसीसी लोग एनलाइटनमेंट के स्वतंत्रता, समानता और लोकप्रिय संप्रभुता के आह्वान से लैस होकर इतिहास के खुलते नाटक में अपना सही स्थान हासिल करने के लिए तैयार थे। वे अब अपने अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार थे। अब सवाल ये नहीं था कि क्रांति होगी या नहीं, बल्कि ये था कि कब होगी। यह एक ऐसा समय था जब हर कोई बदलाव की उम्मीद कर रहा था और क्रांति की लहरें पूरे फ्रांस में फैल रही थीं। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज 3 अलग-अलग वर्गों में बंटा हुआ था, जिनमें से प्रत्येक वर्ग के अपने विशेषाधिकार और दायित्व थे। यह विभाजन समाज में गहरे असंतोष के बीज बो रहा था। मध्य युग की यह व्यवस्था फ्रांसीसी क्रांति का एक प्रमुख कारण और उत्प्रेरक साबित हुई। यह व्यवस्था सदियों से चली आ रही थी, लेकिन अब यह टूटने के कगार पर थी। इस सामाजिक पदानुक्रम के शीर्ष पर पहला वर्ग था, जो पादरियों का था। पादरी वर्ग का समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान था। चर्च, जो स्वयं में एक शक्तिशाली संस्था थी, के पास विशाल भूमि थी और उसे अधिकांश करों से छूट प्राप्त थी। यह छूट उन्हें आर्थिक रूप से बहुत मजबूत बनाती थी, जबकि पादरी वर्ग के कुछ सदस्य साधारण जीवन जीते थे और अपने अनुयायियों की निष्ठा से सेवा करते थे। वे समाज के नैतिक स्तंभ माने जाते थे। वहीं अन्य लोग विलासिता में जीते थे और गरीबों की दुर्दशा के प्रति उदासीनता प्रदर्शित करते थे। यह असमानता समाज में गहरे असंतोष का कारण बन रही थी। दूसरा वर्ग, जिसमें कुलीन वर्ग शामिल था, विशेषाधिकार और राजनीतिक प्रभाव की स्थिति में था। कुलीन वर्ग का समाज पर गहरा प्रभाव था। वे भी अधिकांश करों से मुक्त थे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होती थी। उन्हें विशेष शिकार अधिकार प्राप्त थे, जो उनके विशेषाधिकार का एक और उदाहरण था, और कई आकर्षक उद्योगों पर उनका एकाधिकार था। ये एकाधिकार उन्हें और भी शक्तिशाली बनाता था। हालांकि वे आबादी का एक छोटा सा हिस्सा थे, लेकिन उनका प्रभाव डिस्प्रोपोर्शनेट था। लेकिन कुलीन वर्ग का फ्रांसीसी समाज पर बहुत अधिक प्रभाव था और वे समाज के हर पहलू को नियंत्रित करते थे, और वे अक्सर आम लोगों की कीमत पर अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करते थे।
यह शक्ति का दुरुपयोग समाज में असंतोष को बढ़ा रहा था। उनकी ज्यादा खर्चीली जीवन शैली और निम्न वर्गों के संघर्षों के प्रति उपेक्षा ने आक्रोश पैदा किया और अन्याय की भावना को हवा दी। यह असंतोष धीरे धीरे क्रांति की ओर बढ़ रहा था। फ्रांस की अधिकांश आबादी तीसरे वर्ग की थी, जो समाज का सबसे बड़ा और सबसे विविध वर्ग था, जो एक विविध समूह था जिसमें धनी व्यापारियों और वकीलों से लेकर शहरी मजदूरों और ग्रामीण किसानों तक सभी शामिल थे। यह विविधता उनकी समस्याओं को और जटिल बनाती थी। व्यवसाय और धन में उनके अंतर के बावजूद उनकी समस्याएं और शिकायतें समान थीं। तीसरे वर्ग के सदस्यों की एक सामान्य शिकायत थी, उन्हें कर का बोझ उठाना पड़ता था और सामाजिक उन्नति के सीमित अवसर प्राप्त होते थे। उन्हें कर का बोझ उठाना पड़ता था और सामाजिक उन्नति के सीमित अवसर प्राप्त होते थे। यह असमानता उनके जीवन को और कठिन बना रही थी, जबकि वे कुछ विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की ज्यादा खर्चीली जीवन शैली का समर्थन करने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। यह उनके लिए एक बड़ा अन्याय था। उन्हें बुनियादी अधिकारों से वंचित रखा जाता था और राजशाही के मनमाने शासन के अधीन किया जाता था। यह शासन उनके जीवन को और कठिन बना रहा था। तीसरा वर्ग अपनी उपेक्षित स्थिति के प्रति जागरूक और एनलाइटनमेंट के आदर्शों से प्रेरित होकर बदलाव की मांग करने लगा। यह जागरूकता उन्हें क्रांति की ओर ले जा रही थी। उन्होंने अधिक से अधिक राजनीतिक प्रतिनिधित्व, निष्पक्ष कराधान और उन विशेषाधिकारों को समाप्त करने की मांग की जो पादरी और कुलीन वर्ग को रोजमर्रा की जिंदगी की वास्तविकताओं से बचाते थे, और उन विशेषाधिकारों को समाप्त करने की मांग की जो पादरी और कुलीन वर्ग को रोजमर्रा की जिंदगी की वास्तविकताओं से बचाते थे। यह मांगे समाज में गहरे बदलाव की ओर इशारा कर रही थीं। हालांकि सुधार के लिए उनकी दलीलें अनसुनी रहीं। यह अनसुनी दलीलें उनके असंतोष को और बढ़ा रही थीं। पहला और दूसरा वर्ग सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित थे और उन्होंने मौजूदा व्यवस्था को चुनौती देने के किसी भी प्रयास का विरोध किया यह विरोध समाज में गहरे विभाजन का कारण बन रहा था। इस हठधर्मिता ने बिगड़ते आर्थिक संकट के साथ फ्रांस को क्रांति के कगार पर धकेल दिया। यह संकट समाज में गहरे बदलाव की आवश्यकता को और स्पष्ट कर रहा है। एक नाटकीय टकराव का मंच तैयार हो गया है जो राष्ट्र के भाग्य का फैसला करेगा। ये टकराव फ्रांस के भविष्य को हमेशा के लिए बदल देगा।